हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। यस स्टूडेंट्स, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हम आपको तैयारी कराते हैं इस तरीके से कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है ऑफ 2024 टू 2025 करिकुलम। इसके साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पे हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वी प्रोवाइड यू हियर ऑल्सो फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है और कंसिडरेशंस क्या हैं, चलिए देखते हैं। सो व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, फिर वो क्या कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, फिर वो क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर वो क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे वो क्या करते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, क्या क्रिएट होता जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, सो gets created automatically which defines the job position, authority, responsibility of different employees। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। ठीक है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने ये 5 डिपार्टमेंट बनाए। अब इनके ऊपर है कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स, CEO, CFO, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब इन लोग ने बोला हर डिपार्टमेंट में 10 लोग होंगे, यहाँ पे भी 10 लोग, यहाँ पे भी 10, सबका काम अलग अलग है। ठीक है, इन 10 में से एक मैनेजर होगा उस डिपार्टमेंट का, इन 9 वर्कर्स होंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट का कोई वर्कर है जो सेल्स के टारगेट मीट नहीं कर पा रहा, तो उसको किसने पूछा? उनसे रिपोर्टिंग कौन लेगा? सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर। ठीक है, वो बोलेगा आप सेल्स टारगेट क्यों नहीं मीट कर पा रहे, आप रीजंस बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड पूरे सेल्स डिपार्टमेंट की मंथली रिपोर्ट की वो कितने टारगेट अचीव कर पाए हैं, सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर को बताएगा कि सर ये मेरे डिपार्टमेंट की सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, उस हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बताएगा कि यस आपका जो सेल्स है वो ठीक जा रहा है या बैड जा रहा है, आप इसको करेक्ट करो। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्योंकि वहीं से आ रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो गया? ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। कैसे? क्योंकि मैनेजर्स ने क्या की थी? यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की थी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे अथॉरिटी बन गई, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई और अलग अलग एम्प्लॉयज़ बन गए। समझ में आया एग्जाम्पल से? सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। सो लोगों के बीच में, काम के बीच में एंड रिसोर्सेज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके फटाफट से नोट्स बनाओ एंड वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर, वेयरएज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे लिखिए। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को शेप करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप प्रोवाइड करता है।
अब ये जो शेप्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नैरो स्पैन और दूसरा है नैरो स्पैन, उसके बाद है वाइड स्पैन। स्पैन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, नैरो स्पैन और दूसरा होता है स्टूडेंट्स वाइड स्पैन। नैरो स्पैन के अंदर आपको लिखना है कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर देता है? टॉल। और यहाँ पर वाइड स्पैन रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर देता है? फ्लैट। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को बनाना है, देन हम समझेंगे कि नैरो स्पैन और वाइड स्पैन क्या होता है। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। ठीक है, तो स्पैन का मतलब समझेंगे, पहले इस फ्लो चार्ट को आपको बनाना है, वीडियो पॉज करके। चलिए समझते हैं अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉइज or subordinates can be effectively managed by one manager or how many subordinate can be effectively controlled by one superior। तो जैसे for example ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के एक मैनेजर हैं। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से बोला कि मैं केवल 10 लोग नहीं, मैं केवल 5 ही लोग पे ध्यान रख पाऊंगा। उसने बोला मैं 5 लोग से ज़्यादा नहीं ध्यान रख पाऊंगा, आप मुझे ज़्यादा वर्क नहीं एलोकेट कीजिए। तो ये है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। अब हम नैरो स्पैन और वाइड स्पैन को अच्छे से समझेंगे, जब तक के लिए इसके नोट्स को बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसके नोट्स बनाए, ठीक है। तो आगे अपन समझेंगे वाइड स्पैन और नैरो स्पैन। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले इस वाली स्लाइड को भी एक बार आप रीड आउट करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड को आपने रीड आउट किया। व्हेन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, देन मैनेजर्स मस्ट कीप इन माइंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब बारी है समझने की कि आखिर नैरो स्पैन वाइड स्पैन होता क्या है। ठीक है, जो हमने इस वाली स्लाइड में देखा था। ठीक है, कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो इस वाली फ्लो चार्ट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से ड्रॉ करिए, देखिए। अभी तक मैंने जो आपको फ्लो चार्ट दी थी वो केवल एग्जाम्पल बेस्ड फ्लो चार्ट थी, जिसमें हमने केवल एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि क्या हो सकता है स्पैन, बट एक्चुअल में नैरो स्पैन वाइड स्पैन क्या होता है, चलिए समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको छोटी सी एक फ्लो चार्ट बनवाई थी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आता है नैरो स्पैन और फिर आता है इसमें वाइड स्पैन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, सीईओ, सीएफओ एंड चेयरपर्सन। ठीक है, अब इनके नीचे केवल 2 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सेल्स, और इन्हीं से ही वो सारा काम करवाते हैं। और इनके नीचे भी ज्यादा लोग नहीं हैं, केवल 3 लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटा सा हायरार्कियल चार्ट है, जिसको हम बोलेंगे टॉल स्ट्रक्चर या नैरो स्पैन। बट मैं वाइड स्पैन की अगर बात करूं, वाइड स्पैन बड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, कैसे समझिए। ठीक है, नैरो स्पैन समझ गए, कम लोग ऑर्गेनाइजेशन में। अब वाइड स्पैन को समझते हैं। वाइड स्पैन में सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ओके स्टूडेंट्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट्स को 5-6 डिपार्टमेंट्स में क्लासीफाई किया हुआ है अपने एग्जाम्पल में फ्लो चार्ट के। मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट,
यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, आप भी साथ साथ में फ्लो चार्ट बनाते जाओ। यहाँ मैंने लिखा सेल्स डिपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैकेजिंग डिपार्टमेंट, और लास्ट है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने ये 5 डिपार्टमेंट बना लिए, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर मैंने कुछ लोग रख के रखे हैं, ऐसे सब में है। ठीक है, ऐसे सब में है। अब इनके अंडर भी मैंने कुछ लोग रख के रखे हैं जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, जो एक्चुअली ये लोग जिनसे काम करवाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं, ये चार्ट ऐसी हॉरिजॉन्टल बनती जा रही है, मतलब पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया आपको? अब हम सेकेंड पैराग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर after deciding the span of a scalar chain is developed of all superiors and subordinate because the span of control clearly specifies who has to report to whom। जैसे हमारे एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमारे एग्जाम्पल में अगर इस वाले व्यक्ति को रिपोर्टिंग करनी है तो वो इनको करेगा, इनको रिपोर्टिंग करनी है वो इनको करेगा, इनको रिपोर्टिंग करनी है वो यहाँ के मैनेजर को करेगा, एंड परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिपोर्टिंग करनी है तो वो टॉप लेवल के किसी मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग, कोई भी मैनेजर को रिपोर्टिंग करेगा। सो कैसे आपने देखा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिपोर्टिंग फ्लो हो रही है। ठीक है, एंड गाइडेंस कैसे दी जा रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी को क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल पूरा बन जाता है व्हेन इट कम्स टू द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की लेंटर है यानी नींव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट इन पूरे पॉइंट्स को एक बार रीडिंग लगा लो एंड देन हम इस वंडरफुल टॉपिक को स्टडी करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर। सो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपने रीड किया अच्छे से, आपको इससे क्या जस्ट मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब मैं आपको इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप टाइम टेबल के बिना पढ़ाई करते हैं और टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करते हैं, उसमें कितना ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। यस, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन अगर बिना किसी ऑर्गेनाइजिंग यानी बिना किसी स्ट्रक्चर के काम करती है, यानी कोई भी किसी को भी रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई भी किसी वक्त कोई भी काम कर रहा है, कोई अलाइनमेंट नहीं है ड्यूटीज़ का, और कोई भी अनसिस्टमैटिकली काम करे जा रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन कितना अफेक्ट होता है, यस और नो। बट अगर ऑन दी अदर हैंड अगर स्ट्रक्चर हो तो क्या होता है, अच्छे से फॉर्मलाइज्ड सारी चीज़ें, बेटर फ्लो इंश्योर होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाते हैं, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस अच्छे से चल पाते हैं। सो स्ट्रक्चर होने का यही बेनिफिट है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल आपकी टाइम टेबल वाली पढ़ाई के बिल्कुल इक्वल है ना। तो टाइम टेबल वाली पढ़ाई करते हैं तो कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सब पूरी स्टडीज़ का ट्रैक होता है। सेम हियर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली जो वाइड स्पैन स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, हमें पता होता है कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कैसे ड्यूटीज असाइन होनी है, एंड अगर कोई लॉस या फ्लॉज हो रहे हैं तो किससे कंसल्टेशन लेनी है। तो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर से ही आती हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हो तो सारी चीज़ें अच्छे फ्लो में ऑपरेट होती हैं। नाउ नेक्स्ट, अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट ईजी टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। सो अगर स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है तो कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। सो क्लियर स्ट्रक्चर makes it easy to check the responsibility of each part of business. फिर point number 3, a clear idea about working style of an enterprise
कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि लोग अंदर काम कैसे करते हैं। इससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बाहर का अप्लाई करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे पता होगा कि वो कौन सी पोजीशन उसे असाइन हो रही है, क्या वो पोजीशन छोटी है, उसके लायक है या नहीं। और अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे आजकल स्टार्टअप कल्चर है, वहाँ पे कोई हायरार्की मेंटेन नहीं होती, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, बट अगेन वहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर आइडिया मिलता है किसके बारे में, वर्किंग के बारे में। सो क्या मैम ये पूरे पॉइंट्स को पूरा लिखना है? नो, मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आप सिर्फ लिखिए कि स्ट्रक्चर gives clarity of operations, structure gives clarity of operation and ensure better flow of communications. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करता है, चेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर चेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट में क्या है, क्लियर आइडिया, किस चीज का क्लियर आइडिया, वर्किंग स्टाइल का क्लियर आइडिया। ठीक है, तो आपने समझ लिया क्या करना है, हमें केवल कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 से ऐसे ही नोट्स बनाना आप, जैसे मैंने आपको 1 2 3 के आपको बताए, ओनली फोकस ऑन द कीवर्ड्स। नाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो ये तीनों कीवर्ड्स हैं कि स्ट्रक्चर से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहता है। उस तालमेल को इन्होंने कैसे फैंसी वर्ड्स में लिखा है, कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाउ इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। लेवल्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितने टाइप्स का होता है, 2, नैरो स्पैन, वाइड स्पैन। वाइड स्पैन ब्रॉडर होता है, नैरो स्पैन नैरोअर होता है, यानी वो टॉल स्ट्रक्चर होता है और ये हॉरिजॉन्टल यानी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये यूजुअली बड़ा होता है वाइड स्पैन। ठीक है, तो अपन ने ये सब पढ़ चुके हैं डिटेल में। नाउ केस स्टडी पे आते हैं। केस स्टडी नहीं पढ़ी तो फिर बिजनेस स्टडीज को कैसे समझोगे। तो चलिए रीड आउट करते हैं केस स्टडी। नेम द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, एंड स्टेट एनी 3 रीजंस फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फ्रेमवर्क। तो यस, वो फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो फ्रेमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे सारे ऑपरेशंस इंश्योर्स बेटर फ्लो, जस्ट अभी बड़ा अपन ने उसके 3 पॉइंट्स लिखने। क्लियर स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और भी पॉइंट्स जो दूसरे आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे 4th था अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तालमेल बताता है ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में। एंड पॉइंट नंबर 5 वो क्लियरली डिफाइन करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आपको इन 5 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी केस स्टडी। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले सेशन में, बट जाने से पहले आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। इट इज इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन, कंप्लीट फ्री एजुकेशन। एंड हम आपको पढ़ाई करवाते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। यहाँ पे आपको जो प्रिपरेशन कराई जाती है वो CBSE बोर्ड एंड ये सारे स्टेट बोर्ड्स की है। सो कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स कवर्ड हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। सो उसके लिए यू नीड टू चेक आवर वेबसाइट, ऐप एंड यूट्यूब चैनल। एंड सारे कोर्सेज आपके फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज हैं, चाहे वो क्लासेस के हों, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के हों, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है।
Okay students, so we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems. इसके अलावा हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. स्टूडेंट्स, ये हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. सो अगर आप अगली बार इनको एक्सप्लोर करो तो मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर फॉलो करना. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको नोट्स या ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.